जय हिंद। आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92.0 पर। तो दोस्तों, आज समझते हैं सामान्य हिंदी का पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं और इसके बाद देखते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या क्या है। तो उसमें हम देखते हैं कि सामान्य हिंदी व्याकरण का मौलिक जो ज्ञान है, इसमें हमारा हिंदी वर्णमाला आ जाता है, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ब्राह्म चिन्ह, लिंग, वचन, कारक, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द और वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। यहाँ पे हमारा महत्वपूर्ण हिंदी का जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है वो इसमें बताया गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है उसको भी देखते हैं कि पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उसकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनको बताएं। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि सामान्य हिंदी भाषा में पुरस्कार कब किसको दिया गया है, वो भी इसमें पूछ लिया जाता है। और चौथे पॉइंट में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। पांचवा पॉइंट है इसमें अपठित बोध, अपठित गद्यांश के बारे में इसमें बात कर लिया थी, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पहला इसका पॉइंट है कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। पहली बात तो ये है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है। ठीक है, दूसरा है हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को। अब देखते हैं कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। यानी सबसे पहले हमारी संस्कृत बनी है। क्या बनी है? संस्कृत। और संस्कृत के बाद बनी है पाली भाषा, पाली के बाद से बनी है प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद से बनी है अबहट्ट और उसके बाद बनी हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं इसके वर्णमाला के बारे में। ठीक है, तो वर्णमाला को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बांट सकते हैं स्वर और दूसरे को बांट सकते हैं इसके व्यंजन के आधार पर, इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसकी पहले परिभाषा क्या है। तो वर्णमाला दो शब्दों वर्ण माला के योग से मिलकर बनी हुई है। यानी वर्णमाला दो शब्दों वर्ण माला के योग से मिलकर बनी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, वर्णमाला। आगे देखते हैं कि वर्णों के समुच्चय को, यानी वर्णों के समुदाय को या समुच्चय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, या फिर ये भी डेफिनेशन आ जाती है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को भी वर्णमाला कहती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। आगे देखते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अगर बात करें लिखित इकाई वर्ण कहलाती है तो मौखिक इकाई हमारी ध्वनि कहलाती है। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण यानी कितने हैं? 52 हैं, 52 हैं, जो दो भागों में बटे हुए हैं। एक है स्वर और एक है व्यंजन भागों में बटे हुए हैं। आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि ये हमारा आता है स्वर कितने हैं। स्वर हमारे हिंदी में 11 स्वर हैं और संस्कृत की अगर बात करें तो वहाँ पर 13 स्वर बन जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है और अयोग बाह्य व्यंजनों की संख्या भी 2 है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। कितने होते हैं? 45 यानी 45 होते हैं, उच्चारण के आधार पर होते हैं। अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर होते हैं तो 45 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 10 तो स्वर आ जाते हैं। इसमें क्या आते हैं? 10 स्वर आ जाते हैं। 27 स्पर्श व्यंजन प्लस दो गुण व्यंजन भी आ जाते हैं इसमें। कौन कौन से? द्विगुण व्यंजन भी आ जाते हैं इसमें। 27 तो होते ही हैं, साथ साथ 2 और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। जी हमारे उच्चारण के आधार पर हम इनको पढ़ते हैं। अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। तो स्वरों के वर्गीकरण में हम देखते हैं कि स्वर कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात यह है, इन्हें जो भी हम उच्चारण हम जो करते हैं उनमें हमें किसी की सहायता ना लेनी पड़ती है, उनको हम स्वर कहते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आय, ओ और आओ। हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? 11 यहाँ पे हमारे स्वर हो जाते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर बात करें तो इनकी संख्या होती है 10। तो 10 में कौन सा हमारा नहीं आता? तो इसमें जो ऋषि है वो वाला नहीं आती। अदरवाइज इसमें सभी हमारे जो स्वर है वो आ जाते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ए, आय, ओ और आओ। यहाँ पे सभी हमारे 10 जो स्वर हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर बात करें
ऋषि वर्ण के बारे में, तो ये रा आधा प्लस ई से मिलके हमारा बनता है ऋषि। ये पूछ लेता है कि ऋषि हमारे किस से मिलके बनता है, ठीक है। ऋषि का मात्रक चिन्ह ऋ होता है। यह कृपा, पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजनों में इसका संयोग से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्णमाला में छोटा ऊ तथा ए के मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम बड़ा ऊ के पश्चात आता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में का, ख, ग, ज, फ नुक्ता युक्त ध्वनियाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है, ठीक है। किसकी है? राजा शिव प्रसाद, क्योंकि इसको हम फारसी भाषा के शब्द भी बोल दिए जाते हैं या फिर नवीन वर्ण भी बोल लिए जाते हैं। तो जो इनके नीचे जो बिंदी लगी होती है इनका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं। जैसे कि हमारा है छ, तो छ हमारे एक संयुक्त अक्षर है और का हमारा स्वर रहित है और सा हमारे स्वर सहित है, ठीक है। कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर होते हैं दो। एक होते हैं हमारे मूल स्वर, ठीक है, एक होते हैं मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। अब मूल स्वर क्या होते हैं पहले उनको समझते हैं। जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। क्या है कि जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है। ये हमारे मूल स्वर हैं या ह्रस्व स्वर में बोलने में कम समय लगता है। आगे देखते हैं, दूसरा इसका संधि स्वर है। तो संधि स्वर को भी समझते हैं। जो वर्ण दो खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके भेद दो होते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? दो। एक होते हैं सजातीय और एक होते विजातीय। सजातीय को समझते हैं। सजातीय क्या है कि जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। छोटा आ से मिलकर बड़ा आ बन जाता है, छोटी ई से मिलकर हमारी बड़ी ई बन जाती है और छोटा ऊ से मिलकर हमारा बड़ा ऊ बन जाता है। मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? मूल दीर्घ स्वर। अब समझते हैं विजातीय स्वर क्या होते हैं। यानी सजातीय का मतलब होता है समान जाति के, मतलब समान जाति के, एक ही जाति के हों, और विजातीय का मतलब होता है विभिन्न जाति के आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। कैसे कहते हैं तो उनको भी समझते हैं। इसमें इनकी संख्या होती है 4। कितनी संख्या होती है इनकी? 4 संख्या होती है। जैसे कि कुछ होते हैं इसमें कंठ तालब और कुछ होते हैं कष्ट ओष्ठीय। अब पहले 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? ए, आय, ओ और औ होते हैं। अब कंठ तालब में हमारे ए आय आ जाता है। ये छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बनता है। अब आ हमारा कंठ है और ई हमारी तालु है, इसलिए कंठ तालब हो जाता है। अब इसमें जो ए है वो भी छोटा आ और ए से मिलकर बनता है। ओ छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है। औ छोटा आ और ओ से मिलकर बनता है। तो आ हमारा यहाँ पे कंठ है और ओ हमारा ओष्ठ है, इसलिए कंठ ओष्ठी हो जाता है। इन्हें ही संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, ऐसे ही कुछ संयुक्त स्वर भी होते हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट और कौन कौन से हैं। तो समझते हैं जीवा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर, ठीक है, और एक होता है हमारा पश्च स्वर। तो पहले समझते हैं अग्रस्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो, जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो, उसे हम कहते हैं अग्रस्वर। जैसे कि छोटी ई, छोटा बड़ी ई, ए और आय, ये हमारे अग्रस्वर हैं। मध्य स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। आ केंद्रीय और उदासीन स्वर भी इसको हम कह सकते हैं या कहा जाता है। अगला आता है पश्च स्वर क्या होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद आता है हमारा ओ, औ और आ को हम आगा स्वर भी कहा जाता है, आ को। अब देखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार होते हैं 3। पहला होता है इसमें ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रक शब्द, एक होता है स्वर एक मात्रक, यानी एक मात्रा के होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। जैसे कम स्वर किस यानी कम स्वर किस में लगते हैं? जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, यह होते हैं ह्रस्व स्वर। इनको बोलने में कम समय लगता है। दूसरा होता है इसका दीर्घ स्वर। यह होते हैं द्विमात्रक, इनमें 2 मात्राएं होती हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।
यानी हम कह सकते हैं जो ह्रस्व स्वर बोले जाते हैं उनसे दुगना समय हमारे दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। इनकी संख्या होती है 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या गिनती में 7 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एक पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट इसका कहते हैं पुल्ल स्वर। पुल्ल स्वर को बोलने में कहीं ना कहीं 3 गुना समय लगता है। ठीक है, जैसे कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगे या अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, उन्हें पुल्ल स्वर कहते हैं। यानी हम शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं कि इसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसमें 3 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक भाषा में प्लुत स्वरों को बहुमात्रिक स्वर भी कहते थे। ठीक है, कब? वैदिक भाषा में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ओम। ओम मंत्रों का उच्चारण में किया जाता है या करा जाता है। अगला देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 2। मात्रा यानी कालमान। मात्रा को हम दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, इसको हम कालमान भी कहते हैं। अब कालमान के आधार पर कैसे होते हैं उनको समझते हैं। पहला आता है दीर्घ। दीर्घ में छोटा आ, दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, जो एस जैसा आकृति बनती होती है इसका मतलब होता है 2 मात्राएं हैं। ह्रस्व स्वर को हम समझते हैं, इसको कहते हैं लघु। इसको छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। इसका जो 1 मात्रा होती है इसमें और दीर्घ में होती है 2 मात्राएं। संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होते हैं आवृतमुखी, एक होते हैं वृत्तमुखी। आवृतमुखी क्या होते हैं स्वर, उनको समझते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं बनते या नहीं होते उन्हें हम आवृतमुखी कहते हैं। जैसे कि आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, आगे देते हैं वृत्तमुखी में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ को हम आगत स्वर भी कहते हैं। यानी हम समझ सकते हैं जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ को बोलेंगे तो इसमें कोई हमारे मुंह की जो आकृति होती है वृत्तमुखी नहीं होती है, और वृत्तमुखी हमारे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ को बोलने में हमारी जो मुख्य आकृति होती है वो वृत्तमुखी होती है। नेक्स्ट देख, मुख खुलने या मुख के विवर आधार पर भी होते हैं। जैसे होता है समृद्ध स्वर, एक होता है इसका अर्ध समृद्ध स्वर, एक होता है विवृत स्वर। और समृद्ध स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे कि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, आदि जो शब्द होते हैं इनको हम समृद्ध स्वर कहते हैं। और अर्ध समृद्ध में हमारे वे आ जाते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध की स्थिति में थोड़ा खुलता है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे कि ए, ओ। ठीक है, आदि शब्द आते हैं उन्हें हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है विवृत स्वर का। तो विवृत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं, जिसमें हमारा मुंह सबसे ज़्यादा खुले। जैसे कि आ में हमारा मुख सबसे ज़्यादा खुलता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में आता है अर्ध विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत स्वर की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ए, औ आदि जो होते हैं उन्हें हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ वन लाइनर इसके पॉइंट है, उनको भी अच्छे समझते हैं। जैसे कि पहला ही पॉइंट है इसका कि अर्ध स्वर या संघर्षहीन या और वाह होता है। इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने बताया था। नेक्स्ट है प्रकृति के आधार पर छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ होते हैं। कंठ स्वर हमारे छोटा आ, बड़ा आ होता है। तालव्य स्वर हमारे छोटी ई, बड़ी ई होती है। मूर्धन्य स्वर ऋषि होता है। ओष्ठ स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है। कंठ ओष्ठीय स्वर ओ, औ होता है और आ होता है। कंठ तालव्य स्वर ए और ऐ होते हैं। इसके बाद देखते हैं उदासीन स्वर हमारा छोटा आ होता है, उदासीन स्वर। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? तो अपभ्रंश में मात्र 8 स्वर मौजूद होते हैं। जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। जो हमारे ये 8 शब्द जो स्वर बताए गए हैं वो हमारे अपभ्रंश से में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण के बाद आज आता है अगला टॉपिक आता है व्यंजन का। तो व्यंजन को अच्छे समझते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं पहले इसकी डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो व्यंजन की डेफिनेशन में जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं।
मतलब कि ये होता है कि व्यंजन को बोलने में स्वतंत्र नहीं होते व्यंजन, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 33 होती है। इसमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर यहाँ बात करें ऊष्म व्यंजन की कौन कौन से होते हैं जो ऊष्मा देते हैं, जैसे कि सा, सा और हा, ठीक है। यहाँ पे 4 होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जो या, र, ल और व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं उसको भी अच्छे समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श यानी छूकर होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। नोट, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। द्विगुण व्यंजन यानी उत्क्षिप्त व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं। द्विगुण व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं तो उनको भी अच्छे समझते हैं। एक ढा ढक्कन वाला अणा होता है, एक डा वाला अणा होता है। इन दोनों को ही द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है काष्ठीय व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो काष्ठीय व्यंजन समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उन्हें कंठीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, का, ख, ग, घ, अणा। इसी इनको हम का वर्ग भी कहते हैं क्योंकि का वर्ग के ही ये सभी हमारे अक्षर यहाँ पे लिखे गए हैं। दूसरा आता है तालु यानी तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है उन्हें हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। इसको तालव्य को हम साथ साथ में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, जैसे कि चा, छ, जा, झा, या। इनको हम खा वर्ग में रखते हैं। अगला आता है मूर्धन्य व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अणा, यानी टा वर्ग में लिखे जाते हैं इनको। अगला है दंतीय व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्र भाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है उन्हें हम दंतीय व्यंजन कहते हैं, जैसे कि ता, था, द, धा, ना। इनको हम ता वर्ग में भी रखते हैं। अगला आता है ओष्ठीय व्यंजन, यानी जिन वर्णों का उच्चारण होंठों से होता है उन्हें हम ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं, जैसे कि प, फ, ब, भ, मा। इनको हम पा वर्ग में भी रखते हैं। अगला देखते हैं, नोट में क्या है इसके कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक व्यंजन होता है, जैसे कि डा वाला अणा, या, अणा, ना और मा। यानी वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है वो हमारे नासिक व्यंजन में आ जाता है। अब देखते हैं आगे, टॉपिक इसका है कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण हम 8 प्रकार से करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है स्पर्शी व्यंजन। तो बात करें स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं तो 16 होते हैं, जैसे का से लेके हमारे भा और मा तक होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संघर्षी ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं तो सा, सा, हा को हम संघर्षी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तीसरे पॉइंट को हम रखते हैं इसके, क्योंकि टोटल इसमें 8 पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसमें चा, छ, जा और झा को हम इसमें रखते हैं स्पर्श संघर्षी में। अगला आता है नासिक व्यंजन। तो नासिक में है अणा, या, अणा, ना और मा को नासिक व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन में रा आता है और पार्श्विक व्यंजन में ला आता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लुंठित वाला, क्योंकि कई लोग लुंठित को ला समझ लेते हैं, बट यहाँ पे रा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, ला नहीं है। ला हमारा पार्श्विक व्यंजन में आता है। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन। डा वाला अणा और ढा ढक्कन वाला अणा जो होते हैं उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन को हम या और बा जो होते हैं उन्हें हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले, ठीक है, मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे इनकी संख्या होती है 4, या, व, र और ला। इनको बोलने से कम वायु बाहर निकलती, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला आता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से गर्म वायु समान मात्रा में प्रवाह हो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4, जैसे कि सा, शहनाई वाला सा, पा वाला सा, रा वाला सा और हा। हमारे यहाँ पे 4 होते हैं, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो वर्ण 2 विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं,
यानी जो वर्ण जो बनते हैं वो दो विभिन्न वर्गों के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। जैसे कि कौन कौन से होते हैं तो उनको भी अच्छे समझते हैं। पहला आता है छा, तो यह आधा का और सा से मिलकर बनता है हमारा छा। स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर सहित व्यंजन, इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है। त्रा बनता है हमारा आधा ता और रा से मिलकर बनता है हमारा त्रा। ता के नीचे जब जो यानी किसी भी अक्षर के नीचे जब हमारा नीचे हलंत लग जाता है वह अक्षर हमारा आधा बन जाता है। जैसे कि ज्ञा बनता है हमारा जा आधे से और यहाँ से बनता है ज्ञा। त्रा श्रा बनता है शनाई वाले शाह आधा से प्लस रा से। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला है अयोगवाह्य व्यंजन कौन से होते हैं, तो अयोगवाह्य को समझते हैं अच्छे से कि जो वर्ण आ के योग से मिलकर बने हैं किंतु व्यंजन के लिए स्पष्ट प्रकट करते हैं, उन्हें अयोगवाह्य व्यंजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम असंगत व्यंजन भी है। जैसे अंग हमारा अनुस्वर को प्रदर्शित करता है और आह हमारा विसर्ग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ड़ा और डा। शब्द यानी किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ढोलक, ढक्कन, डमरू इत्यादि में नहीं होता है। आगे देखते हैं द्वुत्व व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जो द्वुत्व व्यंजन होता है उनमें उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि कबड्डी, अड्डा, बिल्ली, चक्की, टक्कर इत्यादि में प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे बोर्ड, रिकॉर्ड। ढा और ठा के तुरंत पहले या बाद अनुस्वर हो तो उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल बताए गए हैं। अगला इसका पॉइंट है दंत मूल वर्तस्य व्यंजन। इसको हम समझते हैं इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवानीक वत्स अर्थात ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है या वर्ष के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। जैसे कि ना, श, र, ल, ज, ढ, अड़। लुंठित व्यंजन क्या होते हैं कि जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़कर खाकर कांपती है उसे हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि रा, जैसे कि रा है हमारा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है पार्श्व व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु बगल में प्रवाह से जाती है उसे पार्श्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ला। काकल्य व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, तो काकल्य वर्ण होता है कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि बात करें तो इसका उत्तर होता है हा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका हा एग्जाम्पल है। अब देखते हैं द्वुत्व व्यंजन क्या होते हैं, तो द्वुत्व व्यंजन को समझते हैं। यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, इसमें बोला गया है कि कोई स्वर ना हो उसे द्वुत्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि सत्ता, धक्का, अड्डा, कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, कलकत्ता, खट्टा, मक्का, पक्का, लज्जा, रस्सी, पत्ता, कद्दू, पट्टी या मिट्टी आदि हमारे जो शब्द होते हैं वे सब द्वुत्व व्यंजन में आते हैं। अब इसके कुछ देखते हैं वन लाइनर क्या कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे कि कंठ व्यंजन कौन सा होता है, तो आहा और हा को हम कंठ व्यंजन भी कहते हैं। ताल्लुक के व्यंजन कौन से होते हैं, तो सा और यह हमारे ताल्लुक होते हैं। मूर्धन व्यंजन हमारे अड़ा, ढा, रा और सा हमारे मूर्धन व्यंजन होते हैं। दंती व्यंजन होते हैं ला, सा और जा हमारे दंती व्यंजन होते हैं। स्वर तंत्री व्यंजन हमारा हा होता है। दंतोष्ठ व्यंजन हमारा वाह होता है। संघर्षहीन व्यंजन हमारा या और वाह होता है। प्रकंपित व्यंजन हमारा ला होता है। इत्यादि इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। पहला है दृढ़ व्यंजन, तो टा, भा, डा और डा को हम दृढ़ व्यंजन कहते हैं। शिथिल व्यंजन हमारा का, ना, मा, या, रा, ला, वा को हम शिथिल व्यंजन कहते हैं। मध्यम व्यंजन हमारा चा, वा और सा को हम मध्यम व्यंजन कहते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, तो घोषत्व के आधार पर हम देखते हैं पहले घोष या सघोष व्यंजन कौन से होते हैं। तो घोष और सघोष को यहाँ पे प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझना है यहाँ से घोष और सघोष वर्ण को।
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर तथा सभी स्वर द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन जैसे कि हा और जा। ठीक है, तो वर्ग का यानी का वर्ग में हमारे गा होगा, घा होगा और अणा होगा, यानी कि वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चा वर्ग में हमारे जा, झा और या होगा। टा वर्ग में डा, ढा और अणा होगा। ता वर्ग में दा, धा और ना होगा। पा वर्ग में बा, भा और मा होगा। ये हमारे सभी कौन है, ये सघोष या घोष वर्ण हमारे कहलाते हैं। आगे देखते हैं, इसका दूसरा पॉइंट आता है अघोष व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, यानी स्वर तंत्रिका में जब कंपन नहीं होता है, अथवा इसकी दूसरी हेडिंग क्या बन सकती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो हमारा अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हमारा अघोष होता है, लेकिन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा सघोष या घोष होता है। का वर्ग में का और खा होगा। चा वर्ग में चा और छा होगा। टा वर्ग में टा और ठा होगा। ता वर्ग में ता और था होगा। पा वर्ग में पा और फा होगा। हमारे ये सभी क्या हैं, अघोष व्यंजन हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो प्राणत्व के आधार पर होता है 2 प्रकार से। ठीक है, कौन कौन सा, एक है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो पहले अल्पप्राण को समझते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु निकले, जब मुख और नाक से कम वायु निकले तो हमारा अल्पप्राण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं, प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, विषम यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा हमारा अल्पप्राण होता है। जैसे का वर्ग में कौन कौन से होंगे, फिर इसी प्रकार से का, गा और अणा होगा। चा वर्ग में चा, जा और या होगा। टा वर्ग में टा, डा और अणा होगा। ता वर्ग में ता, दा और ना होगा। इसी प्रकार से पा वर्ग में पा, बा और मा होगा। ठीक है, वर्ग का कौन कौन सा, तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड महाप्राण क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु निकले, जैसे प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण, सम क्या होता है, 2 और 4, 2 और 4, दूसरा और चौथा, यानी कि ऊष्मा व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि अड़ा, का वर्ग खा और घा होता है। चा वर्ग छा और झा होता है। टा वर्ग ढा और डा होता है। ता वर्ग ता और धा होता है। पा वर्ग फा और फा होता है। इन सभी को महाप्राण कहते हैं। थैंक यू, जय हिंद।